24 मैं हूँ कैफ़ी ख़ान। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो तारुफ के मोहताज नहीं, हाईली एजुकेटेड के साथ साथ अच्छे प्रवक्ता और मीम के गया ज़िला अध्यक्ष। सर, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और बहुत खुशी हो रही है कि हमको आपने अपने चैनल में जगह दिया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप जो मेरे से तवक्को रखते हैं, हम इंशाअल्लाह उसे पूरा करेंगे। पहला सवाल ये है सर कि ओवैसी साहब की पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने राणा रंजीत जी के थ्रू बाकायदे रिटर्न लेटर भेजा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कि हमें भी महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन आखिर उन्होंने सवाल का जवाब तक नहीं दिया और बड़ा हल्के में लिया, उन्होंने इग्नोर किया। क्या बिहार विधानसभा में इसका असर पड़ेगा? ज़बरदस्त पड़ चुका और पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। वोट में उसका असर तब्दील होकर नज़र आएगा लोगों के सामने। आप एक बात ये जान लीजिए कि एक वक्त था, 2010 का ज़माना था और रामविलास पासवान ने 29 सीट लाया था। रामविलास पासवान जी ने 29 सीट लाया था और लालू जी ने भी 76 सीट लाया था। जब सरकार बनाने के लिए लालू यादव जी ने कहा तो रामविलास जी ने कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन लालू यादव जी ने कहा कि नहीं भाई, हम ज़्यादा सीट लाए हैं तो हम मुख्यमंत्री की दावेदारी देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बार बार आप ही क्यों रहिएगा, इसलिए या तो फिर ऐसा कीजिए कि न मुझे बनाइए और न खुद बनिए, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। तो लालू यादव जी ने उस पर यह किया कि वो अपनी ही पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्यमंत्री न बना करके उन्होंने ये पसंद किया कि बीजेपी की सरकार आ जाए लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी न रहें। इससे साफ जाहिर होता है कि लालू जी की सरकार हमारे लिए क्या सोचती है, क्या समझती है। नंबर 2 में बात यह है कि अभी जो 29 फरवरी 2024 में उन्होंने 4 सीमांचल के 4 विधायकों को तोड़ लिया। क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा उनको जबकि ये मालूम था कि न उनकी सरकार बन रही है, न उस 4 विधायक के आने से इनका कुछ फ़ायदा हुआ न नुकसान हुआ। इन्होंने क्यों किया? बल्कि प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जा कर के वहाँ कहा कि तेजस्वी जी, लालू जी, आप एक काम कीजिएगा ज़रूर कि मेरे विधायकों को नहीं तोड़िएगा। उसकी वजह यह है कि आप जब सरकार बनाएंगे हम आपके साथ आएंगे, लेकिन मेरा विधायक मेरे पास रहने दीजिए। उड़ती फिरती खबर है कि आप उन्हें तोड़ रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। और 4 दिनों के बाद यानी 29 फरवरी को उन्होंने 4 विधायकों को तोड़ दिया और अपनी पार्टी में ले लिया। सरकार तो बनाना नहीं था। आखिर आपने क्यों ऐसा किया? वो इसलिए किया कि वो आप चाहते हैं कि इनका खूंटा ना गड़ा जाए, इनकी क़यादत ना आ जाए। इसलिए क़यादत को तोड़ने के लिए आपने उन चारों को अपने में मिला लिया, वरना आप छोड़ देते, हम तो आपके साथ थे ही थे। कहीं ना कहीं एक सेंटेंस आपको याद होगा, क्योंकि आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, कि वन हु डिग्स अ डिश फॉर अदर्स ही फेल्स इनटू हिमसेल्फ। आज लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने खुद अपनी पार्टी का गठन कर लिया और उन्होंने ऑफर किया कि मैं मीम के साथ थर्ड फ्रंट बनाऊंगा और चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये बात तो अभी है कि अभी उनकी पार्टी शुरू खड़ी हुई है और हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, AIMIM, और ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये देखिए, आपके देश से लेके विदेश तक का इनका दौरा सरकार की तरफ से हो रहा है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि तेज प्रताप जी से मिल करके अभी गठबंधन करके हमें फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि तेज प्रताप साहब का फ़ायदा हो जाएगा। हम लोगों का फ़ायदा तो होगा कि भाई, जब तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं, जो सेकुलर कह रहे हैं ख़ुद को और माने जाते हैं बिहार में कि सेकुलर पार्टी है, जब आप मेरे साथ नहीं हैं तो फिर हम किससे तवक्को रख सकते हैं? तो आखिर वो मुकेश सहनी को साथ हाँ, ले रहे हैं, हाँ, 2%, 2%। पारस जी को ले रहे हैं। आखिर बैरिस्टर ओवैसी साहब को साथ लेने में उनको क्या गुरेज है? यहाँ उनकी क़यादत वो पसंद नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत। आप पूरे मगध में देख लीजिए, एक तो नाम निहाल साहब के कहाँ ये टिकट दे रहे हैं सेकुलर होने का।
महसूस हो रहा है कि मुस्लिम वोट हमसे छिटक जाएगा, अगर साथ उनको मैं ले लूँगा तो उनका रहनुमा खड़ा हो जाएगा बिहार में, फिर एम वाई समीकरण है जो वो समाप्त हो जाएगा। कहाँ है वही समीकरण है? तेजस्वी जी का साफ कहना है कि हम ए टू जेड हो गए हैं। जैसे मायावती ने कह दिया था, वो कहा था क्या तो, और मायावती की पार्टी बिल्कुल अब बड़ी किस कगार पे है आप समझ रहे हैं। तो वही स्थिति इन्होंने बना दिया बिहार में, एम वाई समीकरण को हटा करके ए टू जेड कह दिया है इन्होंने। अब तो ए टू जेड ही इनको तो वोट देंगे। तो क्या मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को मीम का साथ देना चाहिए? क्योंकि लोकसभा में अक्सर मैं गरजते देखता हूं ओवैसी साहब को, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, अभी एट प्रेजेंट वक्फ बिल का मुद्दा हो। जी हाँ। तो क्या मुसलमानों को, दलित को, सारे को, अति पिछड़ा पिछड़ा लोगों को क्या एक मत होकर उनका वोट देना चाहिए ताकि उनको हाथ को मजबूत करें बिहार में? देखिए, ये न तो पार्टी किसी मुसलमान की है, न दलित की है, न पिछड़ों की है, न बड़जन की है। ये पार्टी मजलूमों की पार्टी है, जो सताए गए लोग हैं उनकी पार्टी है। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ राणा रंजीत सिंह जी लड़ रहे हैं, आपको ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। वो तो बिरादरी के राजपूत हैं। तो ऑन द स्टेज ओवैसी साहब ने बोला कि राजद ने 4 लिया है, हम 24 लेंगे। बिल्कुल 4 के बदला 24। पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी हम लोगों की है कि 4 के बदले 24 लेंगे इंशाल्लाह। इस बार लेके दिखा देंगे आपको। सिरघाटी विधानसभा के बारे में क्या तैयारी, क्योंकि बहुत हॉट सीट है ये? सिरघाटी विधानसभा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बस हम लोग नाम के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। नाम का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। माजिद हुसैन साहब हैदराबाद से चुनाव ये आते हैं यहाँ पर, बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं वो, और प्लस ओवैसी साहब, ये सब तय करेंगे। बड़े लोग हैं, ये लोग तय करेंगे कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे। बस जिसका नाम शो करेंगे हम लोग उसके पीछे मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो रणनीति क्या है? थर्ड फ्रंट के साथ आप जाएंगे या चुनाव में सिंगल जाएंगे? अगर थर्ड फ्रंट बना तो फिर हम लोग थर्ड फ्रंट के साथ रहेंगे। नहीं तो 243 सीट पर जाएंगे? नहीं, हम लोग 50 सीट लड़ेंगे। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि वक्त बताएगा कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे। अच्छा, ये आप बताएं कि जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी उनके सूत्रधार हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आते के साथ एक चीज़ आवाज़ बुलंद किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, 40 से 39 सीट नहीं होंगे हज भवन में, अभी ने उन्होंने बोला, और बिना पैरवी के जिसका जो हक होगा वो मिलेगा, जहाँ से जो सीट मिलनी चाहिए वो मैं दे के रहेंगे। तो कहीं इंडिया गठबंधन में हलचल का माहौल तो नहीं उत्पन्न हो गया प्रशांत किशोर को मैदान में आने से? नहीं, देखिए एक बात तो ये है कि जितनी जिसकी क्या बोले अभी आपने, भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा हमारा है। और ये MIM जो अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात को कहा है कि जब हमारा जितने भागीदारी उतनी हम हिस्सेदारी लेंगे। ये प्रशांत किशोर जी का नहीं है। प्रशांत किशोर जी को आप 2 पार्ट में नहीं बांटिए बेचारे को। वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी की वो चाहते हैं हुजूर, वो चाहते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम एक ना हो। अगर एक हो गया तो 85% एक तरफ रहेगा, 15% पे सरकार जो हाकिम बने बैठे हैं वो 15% पर हैं, और 85% जो लोग हैं वो महकूम हैं। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये महकूम की ही स्थिति बनी रहे इनकी, ये एक ना हो जाए, कहीं पर हिंदू, कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर दलित, कहीं पर पिछड़ा, कहीं पर मांझी, कहीं पर पासवान, कहीं पर रविदास, यही कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ तो ये नहीं है। हम लोग तो 100% पे काम कर रहे हैं। राणा रंजीत सिंह हो या कंचन पासवान हो, मुसलमान में चाहे फलां अंसारी हो या फलां खान हो। सर एक सवाल आपसे है कि अगर प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम होते तो वो एनडीए पर हमलावार नहीं होते। कहाँ पर वो तो चाहे वो डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, नरेंद्र मोदी जी हो, वो सब पे हमलावार रहते हैं। और वो बिल्कुल बोल रहे हैं मैं चुनावी मैदान में सिंगल आऊँगा, जिसको विलय करना विलय करें, मैं गठबंधन के साथ नहीं जाने वाला। कभी नहीं जाएंगे। और जानिए है, बिहार में 2 माने जो हमारी हिस्से
40 विधायक हमारी हिस्सेदारी है और 41 को देंगे। प्रशांत किशोर जी 41 मुस्लिम को लड़ा देंगे। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपके लिए लड़ा रहे हैं? न वो जीतेंगे और न वो आपको जीतने देंगे। वो फूट डालेंगे, जहाँ पर पासवान को कोई खड़ा करेगा वहाँ पर एक पासवान को ये भी दे देंगे, जहाँ पर मुसलमान खड़ा किया जाएगा वहाँ पर मुसलमान को ये भी देंगे, ये कहने के लिए कि हमने आपको 41% दे दिया, आप 18% थे, इसलिए 243 का 18% आपको 41 सीट या 42 सीट बनती है, हम आपको दे दिया। ये दिखाने के लिए, चूंकि इनको तो जीतने नहीं देना। प्रशांत किशोर जी की पार्टी से आके कौन जीतेगा? उनके साथ रहेगा कौन? 8% यहाँ पर राजपूत भूमियार और पंडित जी हैं, यही न देंगे, और मुस्लिम तो मुस्लिम हैं। गया जिला में सर कहीं ना कहीं संगठन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि जिस समय संगठन बड़ी पुअर स्थिति में चल रहा था, लेकिन अभी ने आप ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं मीम में भी 226 विधानसभा में बहुत सारे बायोडाटा आपके पास आ चुके हैं कि हमें चुनावी मैदान में उतारा जाए, हमें उतारा जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हम लोग। और देखिए, हमारे यहाँ एक बात रवा है, एक बात लोग जानते हैं कि अगर आप भलाई कीजिएगा तो आपके साथ भलाई होगी। हम लोग खुले दिल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है हमारी ओवैसी साहब की पार्टी। हम लोग खुले दिल से सबों का इस्तकबाल करते हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे और मज़लूमों के हक़ के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। आज आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मज़लूम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह न करे कल आप पर मुसीबत आएगी तो हम ही खड़े रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि देख लीजिए कि तबरेज़ अंसारी हज़ारीबाग के जंगल के एक देरीना गांव का लड़का तबरेज़ अंसारी, जिसको वहाँ के डीएम और वहाँ के जो एमएलए हैं और एमपी हैं वो नहीं जान रहे हैं तबरेज़ अंसारी को, उनके लिए पार्लियामेंट में ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तबरेज़ अंसारी तुमने पिछले मेरे चुनाव में मेरे वोट दिया था कि नहीं दिया था, और आने वाले चुनाव में तुम मेरे दोगे कि नहीं दोगे। उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि तुम पर जुल्म हुआ है, हम तुम्हारे खिलाफ वहाँ पर पार्लियामेंट में आवाज़ लगाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा दिल से एहतराम करते हैं इनका, ओवैसी साहब का, और हम लोग उनके शाना बशाना चल रहे हैं। अल्लाह हम लोगों को कम करें जी। हमारा, मैं ज़फ़रुल बारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गया AIMIM। व्यूअर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन सैयद सरवर आलम के साथ।